क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ से भरे किसी रेलवे स्टेशन पर, जहां हर तरफ लोग भागते दौड़ते नजर आते हैं, वहां छिपा हो सकता है एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक हिला दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए दहशत की परछाइयों में डुबो दिया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्री के साथ घटी हड्डियां जमा देने वाली हकीकत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चिलिंग डायरीज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप भी सस्पेंस और हॉरर कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस अनकही दास्तां का हिस्सा बन सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा साया है जो शायद अब तक उस स्टेशन पर भटक रहा है। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रात हमेशा ही शोर और भीड़ से भरी रहती है। लोग इधर उधर भागते, कुलियों की आवाजें, चाय और समोसे बेचते ठेले वाले और कहीं कहीं पुलिस की सीटी की तीखी आवाज, सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। यही बेचैनी आदित्य को सबसे ज्यादा खा रही थी। उसके साथ उसका परिवार था, पिता सुरेश, मां माया और छोटी बहन रिया। सबके चेहरों पर सफर की थकान और जल्दी ट्रेन पकड़ लेने की राहत थी, मगर आदित्य का मन हल्का नहीं था, जैसे भीड़ की आवाजें उसके सिर पर हथौड़े की तरह गिर रही हों। हर एक कदम, हर एक हिलती छाया उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट भर रही थी। स्टेशन के हर कोने में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगता। पुराने बल्बों की पीली रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छेड़ दिया हो। कहीं कोई दरवाजा अचानक चरमराता, कहीं कोई परछाई लंबी होकर दीवार पर फिसलती। लोगों की भीड़ थी, पर आदित्य को बार बार लगता कि यह भीड़ असली नहीं है, जैसे इन इंसानों की शक्ल में कोई और खड़ा है जो उसकी तरफ घूर रहा है। आदित्य भीड़ से हमेशा परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, उसके कानों में अजीब सरगोशियां घुस रही हैं। उस रात भी जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा टिकट पकड़कर पिता के पास इंतजार कर रहा था, उसे साफ साफ सुनाई दिया धीमी सी फुसफुसाहट। कोई कह रहा था, मत चढ़ना, यह सफर आखिरी है। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ आदित्य? उसने सिर झुका लिया और बोला, कुछ नहीं मां। लेकिन उसके कान अब भी वही फुसफुसाहट सुन रहे थे। भीड़ के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। अगस्त का महीना था, उमस भरी गर्मी, और अचानक आई वह ठंडक जैसे सीधे हड्डियों तक उतर गई हो। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा। लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को उस ठंडी हवा का एहसास तक नहीं हुआ। वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच यह हवा आई थी या सिर्फ उसके दिमाग का खेल था? इसी बीच उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठे बूढ़े फकीर पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। चेहरे पर झुर्रियों के बीच अजीब चमक थी। उसने अपनी मटमैली पगड़ी ठीक की और सीधे आदित्य की आंखों में देखा। बिना किसी वजह के, बिना पूछे, उसने धीमी और खरखराती आवाज में कहा, रात का सफर, मौत की नजर। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। वह घबराकर तुरंत मुड़ा और पिता के पास चला गया। लेकिन उस बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, जैसे किसी अभिशाप की तरह। आखिरकार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। धुआं छोड़ती, भारी आवाज करती ट्रेन का शोर बाकी सब आवाजों को निगल गया। लोग धक्का मुक्की करते अंदर घुसने लगे। आदित्य का परिवार भीड़ में संभलते हुए अपनी बर्थ तक पहुंचा। सबने राहत की सांस ली कि अब भीड़ से छुटकारा मिलेगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और स्टेशन की टिमटिमाती रोशनियां पीछे छूट गईं। मगर आदित्य की बेचैनी और गहरी हो गई थी। खिड़की से बाहर जाते अंधेरे को देखते हुए उसे बार बार लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी बहन रिया खिलखिलाते हुए बोली, भैया अब तो मजा आएगा, गांव में सबसे मिलेंगे।
आदित्य ने जबरन मुस्कुराकर हामी भरी, पर उसके भीतर कहीं न कहीं यह डर पनप चुका था कि यह सफर सामान्य नहीं होने वाला। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। ट्रेन की रफ्तार स्थिर थी और लोग अपने अपने बर्थ पर सोने लगे। अंधेरे डिब्बे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम पीली रोशनी थी। आदित्य की आंखें बार बार बंद हो जाती, लेकिन नींद टूट जाती। उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, मत चढ़ना, यह सफर आखिरी है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है। घड़ी ने 12 बजाए। सन्नाटा और गहरा हो गया। ट्रेन किसी सुनसान पटरी पर रफ्तार से दौड़ रही थी। सब सो रहे थे। आदित्य करवट बदलकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर अंधेरा था, कहीं कहीं जंगल की परछाइयां पीछे भागती हुई दिखाई देती, और तभी उसकी नजर जम गई। किसी पुराने सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और एकदम स्थिर चेहरा। उसकी आंखें सीधे आदित्य पर टिकी थीं। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, पर वह महिला हिली तक नहीं। उसकी आंखें दूर से भी इतनी गहरी लग रही थीं जैसे सीधे आदित्य के दिल तक उतर रही हों। आदित्य का गला सूख गया। उसने पलकें झपकाईं, मगर महिला वहीं थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों की चमक उस अंधेरे को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला इंतजार कर रही हो, बस उसी का। ट्रेन तेजी से उस प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ गई, लेकिन आदित्य की सांसें वहीं अटक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिर घुमाया। सब गहरी नींद में सो रहे थे। कोई भी उस महिला को नहीं देख पाया था, और तभी उसे एहसास हुआ, यह सफर सामान्य नहीं है। किसी अजनबी परछाई ने उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी, लेकिन आदित्य को नींद बार बार टूट रही थी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि पूरा डिब्बा गहरी नींद में डूबा हुआ है। नाइट लाइट की पीली मध्यम रोशनी डिब्बे को एक अजीब सा भूतिया रूप दे रही थी। खिड़की के शीशे पर धुंध जम चुकी थी, और बाहर का अंधेरा मानो खिड़की के आर पार भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। आदित्य का गला सूख रहा था, और हल्की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने तय किया कि वह उठकर बाथरूम चला जाए। धीरे से बर्थ से नीचे उतरते हुए उसने देखा कि डिब्बे में एकदम सन्नाटा था। पहियों की चरमराहट और झटके के अलावा कोई आवाज नहीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी जाग रहा हो और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह कदम बढ़ाता हुआ बाथरूम की ओर चला। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचते ही ट्रेन अचानक झटका खाकर रुक गई। आदित्य लड़खड़ाकर दीवार से टकरा गया। उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा, ट्रेन किसी छोटे और सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन की हालत देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां न भीड़ थी, न हलचल, सिर्फ टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड और आधे अधूरे खंभे जिन पर लगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। कहीं से कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाजें आ रही थीं और स्टेशन के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। हल्की हल्की धुंध पटरियों के आसपास तैर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी परछाई उस धुंध में हिलडुल रही हो। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा प्लेटफॉर्म पर वही महिला खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल और वही स्थिर नजरें जो उसने खिड़की से देखी थीं। इस बार वह और पास थी, मानो सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। आदित्य की सांसें अटक गईं। उसने अपनी आंखें मली, सोचा शायद वह सपना देख रहा हो, लेकिन नहीं, वह महिला सचमुच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। अचानक उस महिला ने धीरे से हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। आदित्य का शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसके कदम खुद ब खुद ट्रेन से नीचे उतरने लगे। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर उसके भीतर कहीं कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। वह प्लेटफॉर्म पर उतरा। हवा और ठंडी हो गई। उसने आसपास देखा, पूरी तरह सुनसान, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई और भी वहां मौजूद है। महिला की धीमी आवाज आई, सुनो, क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ सकते हो? यहां अकेले डर लग रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उस मासूमियत के नीचे छिपा हुआ दर्द और क्रोध भी झलक रहा था। आदित्य के मन में तूफान मच गया। एक तरफ उसे बेहद डर लग रहा था, दूसरी तरफ उसके भीतर जिज्ञासा और सहानुभूति जाग रही थी।
उसका दिमाग कह रहा था, भाग जाओ, वापस ट्रेन में चढ़ जाओ, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस महिला की ओर बढ़ रहे थे। वह महिला धीरे धीरे स्टेशन के बाहर की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य अनजाने में उसके पीछे चल पड़ा। टूटी लाइटें ऊपर टिमटिमा रही थीं और हर बार अंधेरे और रोशनी का खेल प्लेटफॉर्म को और भयावह बना देता था। बाहर से सूखी कर्र कर्र करती हवाएं चल रही थीं, जिनमें जंग लगे साइन बोर्ड हिलते और चीखते से लग रहे थे। कुत्तों की आवाज अब और नजदीक से सुनाई देने लगी, जैसे किसी अनजान खतरे की चेतावनी हो। महिला अचानक रुकी और पीछे मुड़ी। उसका चेहरा अब थोड़ी रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने सांस रोक ली। उसके चेहरे पर गहरे खून के धब्बे थे, आंखों के नीचे काली रेखाएं, होठों से टपकता लाल रंग और गालों पर उभरे जख्म उसे इंसान कम और किसी मृत आत्मा जैसा बना रहे थे। आदित्य के पैर वहीं जम गए। वह भागना चाहता था, मगर उसके शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। महिला धीरे से उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य के शरीर में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि लगा जैसे किसी शव ने उसे छू लिया हो। आदित्य कांपने लगा। उसने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे लोहे की जंजीर कस दी गई हो। उसने डर से उसकी आंखों में देखा और वहीं उसकी आत्मा कांप उठी। उन आंखों में सिर्फ खून ही खून था। आदित्य के मुंह से हल्की चीख निकली, लेकिन आवाज गले में अटक गई। महिला ने अचानक अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और नुकीली थीं। उन नाखूनों पर गाढ़ा लाल खून जमा हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ आदित्य की गर्दन पर रखा और फिर झटके से नाखून गड़ा दिए। आदित्य की आंखें फट गईं, उसकी सांसें रुकने लगीं। ठंडे पसीने की धार उसके चेहरे से बह निकली। उसे लगा कि उसकी जान अब उसके शरीर से निकल रही है। और उसी पल चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो गया। स्टेशन की टूटी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ आदित्य और वह महिला और उसके नुकीले नाखून, जो अब उसकी गर्दन में और गहरे ढंस रहे थे। आदित्य का गला जकड़ा हुआ था। वह पूरी ताकत से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई थी। उसकी आंखें फटी रह गईं और शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। महिला के नाखून उसकी गर्दन में ढंसते जा रहे थे और हर क्षण उसे लग रहा था कि उसकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक जाएंगी। महिला का चेहरा अचानक बदलने लगा। जहां पहले उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, वहां अब सड़ांध और कीड़े रेंगते दिखाई देने लगे। उसकी आंखों से गाढ़ा खून बह रहा था, जो उसके गालों पर लकीरों की तरह फैलता जा रहा था। होंठ फटकर पीछे की तरफ खींच गए और अंदर से काली सड़ी हुई हड्डियां झलकने लगीं। आदित्य की आंखों के सामने वह महिला अब किसी इंसान की बजाय एक भयावह प्रेतनी बन चुकी थी। आदित्य का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे उलट रही थीं और उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा उसी महिला की आंखों में खिंचती चली जा रही है। तभी अचानक उसके मुंह से टूटी फूटी सी आवाज निकली, जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो। इस हल्की सी आवाज ने डिब्बे का सन्नाटा तोड़ दिया। ट्रेन के भीतर से कुछ यात्रियों की हलचल सुनाई दी। आदित्य का परिवार, जो गहरी नींद में था, हड़बड़ाकर उठ गया। उसके पिता सुरेश सबसे पहले बाहर आए और उन्होंने आदित्य को प्लेटफॉर्म पर जमीन पर गिरा हुआ देखा। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मां ने घबराकर चीख लगाई, आदित्य! और छोटी रिया भी डर से कांपती हुई मां का हाथ पकड़कर खड़ी रह गई। कुछ और यात्री भी बाहर आ गए। सबने देखा कि आदित्य के सामने खड़ी वह महिला अचानक धुंध में घुलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह बिखर गया और उसकी आंखें आखिरी बार आदित्य पर टिक गईं, मानो किसी अधूरे बदले का वादा कर रही हों। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी, पर उसके जाने के बाद भी आदित्य की गर्दन पर उसके नुकीले नाखूनों के गहरे जख्म रह गए थे। वहां से खून लगातार बह रहा था। आदित्य जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पिता ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन खून देखकर सबके होश उड़ गए। यात्री घबराकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि यह किसी भूत का काम है, कोई कह रहा था कि किसी ने हमला किया है। इन्हीं यात्रियों में एक मध्यम आयु का आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं डॉक्टर हूं। उसने तुरंत आदित्य की नब्ज जांची और अपनी छोटी सी फर्स्ट एड किट निकालकर जख्म पर पट्टी बांधने लगा।
उसने बाकी लोगों को शांत रहने को कहा और कहा कि अगर कुछ देर हो जाती तो लड़के की जान भी जा सकती थी। आदित्य की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई थीं। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ सिर्फ कांपते रह गए। माँ उसे सीने से लगाए रो रही थी और पिता स्तब्ध खड़े थे। छोटी रिया की आंखें भी आंसुओं से भर गई थीं। पूरा परिवार इस हादसे से सहमा हुआ था, मगर ट्रेन ने अचानक सीटी दी और फिर से चल पड़ी। यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ के चेहरों पर अविश्वास, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, मानो सबने तय कर लिया हो कि इस घटना को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ट्रेन की गति बढ़ती गई और रात का अंधेरा बाहर और गहराता गया। आदित्य पटरी पर पड़े उस भूतिया स्टेशन को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नींद में डूब गया। लेकिन यह नींद सामान्य नहीं थी। उसकी पलकों के पीछे फिर वही चेहरा उभर आया, वही महिला जिसकी आंखें खून से भरी थीं। उसने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि आदित्य का दिल उसकी धड़कनें गिनते गिनते रुक जाने जैसा महसूस करने लगा। उस सपने से आदित्य अचानक हड़बड़ाकर जागा। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, सब यात्री गहरी नींद में थे। माँ और पिता भी थके हुए सो गए थे, मगर आदित्य की नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जानता था कि वह महिला अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। लोग जागने लगे थे। किसी ने चाय मंगाई, कोई अखबार पढ़ने लगा। माहौल थोड़ा सामान्य लगने लगा था, मगर तभी पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह देखो। सभी लोग दौड़कर अगले डिब्बे की ओर गए। आदित्य भी पिता के सहारे वहां पहुंचा और जो दृश्य सामने था उसने सबकी रूह कांप दी। एक सीट पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था। वही महिला, उसका चेहरा वही, उसकी साड़ी वही और उसके बाल वहीं बिखरे हुए। आंखें खुली हुई थीं और उनमें वही खून से भरी गहरी नजरें जमी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरकर भी जिंदा हो और उसकी आंखें अब भी आदित्य का पीछा कर रही हों। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच गई। कोई कह रहा था पुलिस को बुलाओ, कोई कह रहा था कि यह अपशकुन है, लेकिन आदित्य बस चुप खड़ा उस शव को घूरता रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में वही एक बात गूंज रही थी, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। डिब्बे के भीतर पसरा सन्नाटा अचानक चीखों और घबराहट से टूट गया। जैसे ही यात्रियों ने उस महिला का शव देखा, सबके चेहरे पर दहशत की लकीरें खींच गईं। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। महिलाओं की चीखें गूंजने लगीं और पुरुष आपस में बहस करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा पुलिस को खबर करनी चाहिए, किसी ने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार गायब हो जाता। ट्रेन तेजी से जंगलों के बीच से गुजर रही थी। खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा और पेड़ों की लंबी परछाइयां दौड़ती हुई नजर आ रही थीं। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हर यात्री के दिल में यह सवाल था कि आखिर एक शव ट्रेन में आया कैसे। और उससे भी डरावनी बात, यह वही महिला थी जिसे कई लोगों ने रात को आदित्य के आसपास देखा था। अभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक यात्री ने चीख मार दी, शव, शव कहाँ गया? सभी ने देखा तो वह महिला का शव, जो कुछ पल पहले सीट पर पड़ा था, गायब हो चुका था। वहां सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे। यह नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। किसी ने कहा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन खून की बूंदें और उनकी ताजगी ने साबित कर दिया कि यह कोई सामान्य मजाक नहीं। तभी पीछे की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गंभीर और आंखें गहरी थीं। सफेद धोती कुर्ते और माथे पर चंदन का तिलक उन्हें अलग ही आभा दे रहा था। उन्होंने धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह रात्रि प्रेत है। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। यात्री हैरान रह गए। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं पंडित रमाकांत हूं। तांत्रिक विद्या और आत्माओं के शास्त्रों का अध्ययन करता रहा हूं और मैं पहचान सकता हूं कि यह आत्मा आम नहीं, शापित है। इसे चैन नहीं मिलेगा जब तक इसका बदला पूरा न हो।
पंडित रमाकांत की बातें सुनकर यात्रियों के भीतर डर और गहरा गया। कई लोग बुदबुदाने लगे कि अब उनकी जान खतरे में है। आदित्य चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके कानों में गूंज रही थी वही महिला की हंसी, वही आवाज जो कह रही थी, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसके लिए तो भय और भी बढ़ चुका था। अचानक आदित्य ने अपनी आंखों से देखा कि वही महिला अब ट्रेन के अगले कोच में खड़ी है। उसके बाल चेहरे पर लटके हुए और आंखें सीधे आदित्य पर टिकी हुई। उसने तुरंत पिता का हाथ पकड़ा और इशारा किया, वो देखो। लेकिन पिता ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बाकी यात्रियों ने भी कुछ नहीं देखा। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। अब उसे लगने लगा था कि यह आत्मा सिर्फ उसी को दिखाई देती है। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर झांका। गहरा जंगल चारों ओर फैला हुआ था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर किसी ने जैसे उसे धक्का दिया हो वैसे दोबारा चलने लगी। कुछ ही देर बाद फिर वही हुआ। इंजन बार बार बंद हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। इस बीच एक और अजीब घटना हुई। डिब्बे की खिड़कियों पर अचानक जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहले हल्की सी खटखटाहट थी, फिर वह नाखूनों की खुरचने जैसी आवाज में बदल गई, जैसे कोई लंबी नुकीली उंगलियां शीशे पर रगड़ रहा हो। यात्री सहम गए। कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। लोग खिड़कियों से झांकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां थीं। पंडित रमाकांत ने यात्रियों को रोकते हुए कहा, बाहर मत देखो, यह आत्मा चाहती है कि तुम उससे नजरें मिलाओ। अगर किसी ने ऐसा किया तो वह तुम्हें अपना बना लेगी। सब लोग और डर गए और खिड़कियों से मुंह फेर लिया, लेकिन आवाजें और भी भयानक होती जा रही थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों नाखून एक साथ खिड़कियों पर घिस रहे हों। ट्रेन की बत्तियां भी बार बार बुझने लगीं। कभी डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता, कभी रोशनी टिमटिमाकर जलती। हर बार अंधेरे में आदित्य को लगता कि कोई और उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें उसके कानों को छू रही हैं। वह कांप जाता और रोशनी आते ही चारों ओर देखता, मगर वहां कोई नहीं होता। इतने में इंजन से एक जोरदार आवाज आई और ट्रेन झटके से रुक गई। पूरा डिब्बा हिल गया। यात्री घबराकर खड़े हो गए। कुछ लोग आगे की तरफ भागे, यह देखने की आखिर हुआ क्या है। आदित्य भी पिता और पंडित के साथ आगे बढ़ा। इंजन के पास पहुंचते ही सबके कदम जम गए। ड्राइवर अपनी सीट पर झुका पड़ा था। किसी ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर जब उसे पलटाया गया तो सभी के मुंह से चीख निकल गई। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं, जैसे उसने अपनी आखिरी सांसों में कोई ऐसा दृश्य देखा हो जिससे उसकी रूह कांप गई हो। उसके चेहरे पर गहरे खून के धब्बे थे और उसका मुंह खुला रह गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा किसी और की शक्ल ले चुका था। वही महिला, वही खून से सना हुआ चेहरा। यात्रियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने कांपते हुए कहा, अब हम सब मारे जाएंगे। और ट्रेन के चारों ओर फैले अंधेरे में फिर वही आवाज गूंज उठी, एक धीमी ठंडी हंसी जो सभी की रूह में समा गई। ट्रेन का इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था। यात्रियों में खलबली मच गई थी। ड्राइवर की मौत और उसके चेहरे पर उस औरत का अक्स देखकर सबके दिल दहशत से कांप चुके थे। पंडित रमाकांत ने यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा और फिर अधिकारियों से आदेश आया कि ट्रेन को पास के पुराने सुनसान स्टेशन पर खड़ा किया जाएगा ताकि जांच और मरम्मत की जा सके। ट्रेन धीरे धीरे रेंगती हुई उस स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ सिर्फ काला जंगल था। पेड़ों की परछाइयां खिड़कियों पर पंजों की तरह झपट रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ांध की गंध घुली हुई थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक जर्जर और भूतिया से दिखने वाले स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन सुनसान पड़ा था, मानो कई सालों से वहां कोई न आया हो। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर उखड़े हुए पोस्टर चिपके थे जिन पर समय की धूल जम चुकी थी। कई जगहों पर लाल भूरे धब्बे थे जो साफ बता रहे थे कि वह सिर्फ पेंट नहीं बल्कि खून के निशान थे। टूटी फूटी बेंचें और जंग लगे लोहे के गेट जगह जगह बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टेशन ने अपने भीतर कई दर्दनाक कहानियां छुपा रखी हों। आदित्य कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसके पीछे
पंडित रमाकांत भी थे। बाकी यात्री ट्रेन में ही दुबके बैठे रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर निकले। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल सूखी हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। स्टेशन मास्टर की केबिन टूटी फूटी हालत में खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां आधी टूटी और दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था। पंडित ने आदित्य को इशारे से साथ चलने को कहा। दोनों धीरे धीरे उस केबिन की ओर बढ़े। अंदर अंधेरा था और जैसे ही दरवाजा धकेला गया, लकड़ी चरमराकर गिरी और हवा का ठंडा झोंका भीतर से बाहर आया। भीतर पुरानी लकड़ी, नमी और खून की गंध मिली हुई थी। दीवारों पर मकड़जाल फैले हुए थे और फर्श पर पुराने धूल से ढके कागज बिखरे पड़े थे। आदित्य ने झुककर उनमें से कुछ उठाए। पुराने दस्तावेज थे, रजिस्टर, रिपोर्ट्स और स्टेशन की फाइलें। पन्ने पीले और नमी से सिकुड़े हुए थे, लेकिन उस पर लिखी बातें अभी भी पढ़ी जा सकती थीं। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, आदित्य की आंखें फैलती चली गईं। उसमें दर्ज था कि इस स्टेशन पर कई अजीब और रहस्यमय हत्याएं हुई थीं। यात्री गायब हो जाते, लाशें बरामद होती और हर घटना को दबाने के लिए रेलवे ने रिपोर्ट्स को अधूरा छोड़ दिया। फिर अचानक एक पन्ने पर आदित्य की नजर थम गई। यह एक तस्वीर थी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे उसने बार बार देखा था। चेहरे पर वही मासूमियत और दर्द झलक रहा था। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, ललिता। आदित्य के सीने में जैसे किसी ने बर्फ की सुई चुभा दी। वही नाम अब उसकी रूह में गूंजने लगा, ललिता। पंडित रमाकांत ने गहरी सांस लेकर कहा, तो यह है उसकी पहचान, ललिता। वही औरत जिसकी आत्मा इस ट्रेन और इस जगह से बंधी हुई है। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों भटक रही है वो? पंडित ने दस्तावेजों को और खंगाला और फिर धीमी आवाज में बोले, ललिता एक बार इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। उसने कुछ लोगों का विरोध किया था, भ्रष्ट अधिकारियों और गुंडों का, जो यात्रियों को लूटते और मार डालते थे। उसी रात उसका कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से। उसकी लाश को यहीं इस स्टेशन पर फेंक दिया गया। तब से उसकी आत्मा चैन से सो नहीं पाई। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे सब समझ में आने लगा था। ये औरत इंसान नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा थी। उसकी मौत का रहस्य अब तक दफन था और वह हर सफर करने वाले को अपनी पीड़ा का गवाह बनाना चाहती थी। आदित्य ने धीरे धीरे तस्वीर को छुआ। तस्वीर के कोने से धूल झड़ गई, लेकिन उसी पल उसे लगा कि तस्वीर में मौजूद आंखें जीवित हो गई हैं और उसे घूर रही हैं। उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। पंडित कुछ और पन्ने उलट रहे थे कि अचानक हवा और ठंडी हो गई। केबिन के भीतर दीपक जैसी एक पुरानी लालटेन टंगी थी, जो बिना जलाए ही हिलने लगी। आदित्य ने देखा कि मेज पर रखे दस्तावेजों पर छोटे छोटे लाल धब्बे गिर रहे हैं। उसने हाथ लगाया तो महसूस हुआ, यह धूल या पानी नहीं था, यह खून था। दस्तावेजों पर ताजा खून टपक रहा था, जैसे किसी अदृश्य जख्म से बह रहा हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पंडित को देखा। पंडित ने भी ऊपर की ओर देखा। उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। दरवाजे के पास खड़ी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर वही चेहरा उभरा, ललिता। वह वहीं खड़ी थी, बिना पलक झपकाए, खून से सना चेहरा और उसकी आंखें सीधे आदित्य पर टिकी हुईं। दस्तावेजों पर खून और तेजी से बहने लगा और उसकी ठंडी आवाज गूंजी, मेरी मौत का सच कोई नहीं छुपा सकता। आदित्य का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह समझ गया कि यह कहानी अभी और डरावनी होने वाली है। केबिन में पसरे उस खामोश माहौल में जब ललिता की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, तब पंडित रमाकांत ने लंबी सांस छोड़ी और आदित्य की ओर गंभीर नजरों से देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब सच छिपाना मुश्किल है। ये आत्मा सामान्य नहीं है, यह शापित है। ललिता एक निर्दोष औरत थी, जिसे इसी स्टेशन के कर्मचारियों और कुछ निर्दयी यात्रियों ने मिलकर मार डाला था। उन्होंने उसे इसीलिए खत्म किया क्योंकि उसने उनकी काली करतूतें देखने और उजागर करने की हिम्मत की थी। आदित्य के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने जैसे उस रात का दृश्य तैरने लगा। भीड़, चिल्लाहट और ललिता की चीखें। उसके भीतर डर और गुस्सा दोनों पनपने लगे। पंडित ने आगे कहा,
इसलिए उसकी आत्मा आज तक ट्रेन से बंधी हुई है, क्योंकि उसकी मौत यहीं से जुड़ी है। वह चैन से सो नहीं सकती जब तक उसके साथ हुआ अन्याय उजागर न हो और उसके कातिलों का सच सामने न आए। आदित्य ने अपने हाथ कांपते हुए कस लिए। उसे महसूस हुआ जैसे ललिता की परछाई अब उसके बिल्कुल करीब मंडरा रही हो। उसका साया उस पर गहराने लगा था। हर कदम पर उसे लगता कि वह औरत अब उसकी सांसों में घुल रही है, उसके विचारों में जगह बना रही है। ट्रेन के यात्री डरे और सहमे बैठे थे। अचानक अजीब हादसे होने लगे। एक कोने में बैठे बूढ़े यात्री अचानक जोर से चिल्लाकर गिर पड़े, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला दबा दिया हो। बच्चों की रोने की आवाजें पूरे डिब्बे में गूंजने लगीं, जबकि उनके माता पिता ने उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की लाख कोशिश की, लेकिन बच्चों की आंखें बाहर खिड़की की ओर टिकी थीं, जैसे वहां कुछ भयानक खड़ा हो। ट्रेन की लाइट्स अचानक बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। सन्नाटा ऐसा कि हर यात्री अपनी धड़कन सुन सकता था। फिर धीरे धीरे एक ठंडी हवा डिब्बे में फैली, इतनी ठंडी कि सबके होंठ नीले पड़ गए। महिलाएं सिहरकर बच्चों को सीने से चिपकाए बैठ गईं। कोई बुदबुदाने लगा, यह प्रेत है, यह सबको मार देगा। आदित्य की हालत और खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आने लगा, सपनों की तरह साफ। ललिता ट्रेन की उसी बर्थ पर बैठी थी। अचानक कुछ आदमी उसे घसीटकर नीचे उतारते हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसे प्लेटफॉर्म पर घसीटा जाता है, उसके बाल पकड़कर पीटा जाता है और फिर बेरहमी से उसे मारकर उसकी लाश फेंक दी जाती है। यह दृश्य आदित्य की आंखों के सामने बार बार दोहराता। वह चीख उठता, लेकिन बाकी यात्रियों को लगता जैसे वह पागल हो गया हो। कुछ यात्री डर के मारे ट्रेन छोड़कर भाग जाना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे खोले, लेकिन बाहर घना जंगल फैला हुआ था। काले आसमान के नीचे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पंजों की तरह झपटती। हर तरफ भूतियां आवाजें गूंज रही थीं, कहीं औरतों की कराह, कहीं बच्चों की चीख और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज। यात्री दरवाजे के पास तक जाकर लौट आते, मानो बाहर अदृश्य मौत खड़ी हो। आदित्य खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह आत्मा अब पूरी तरह उससे जुड़ गई है। हर सपना, हर आवाज उसके भीतर समाती जा रही थी। वह कांपते हुए अपने हाथों को देख रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर कोई सिहरन दौड़ रही है। उसने हाथ फैलाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े थे और उसी पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसकी हथेली पर लाल धब्बे उभरने लगे। धीरे धीरे वे धब्बे मिलकर शब्द बनाने लगे, खून से लिखे हुए शब्द जो उसकी हथेली पर चमक रहे थे। तुम्हें मेरी मौत का सच जानना ही होगा। आदित्य की सांसें थम गईं। वह वहीं जड़ होकर बैठा रह गया। पंडित रमाकांत ने उसकी हथेली पर नजर डाली और गंभीर आवाज में बोले, अब यह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें इसके सच को सामने लाना ही होगा, वरना इसका साया तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा। डिब्बे में चारों ओर अब सन्नाटा छा गया था, मगर उस सन्नाटे के बीच आदित्य की हथेली से टपकता खून और उसके भीतर गूंजती वह आवाज सब कुछ दबा रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रेन उसी सुनसान जंगल के बीच रुकी हुई थी। यात्री अब तक पूरी तरह सहमे और थके हुए थे, लेकिन आदित्य, पंडित रमाकांत और कुछ बहादुर यात्री स्टेशन की पुरानी फाइलें और दस्तावेज तलाशने लगे। हर कागज, हर पीली पड़ी रिपोर्ट में किसी भूली हुई चीख की गूंज थी। धीरे धीरे सच के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। पंडित रमाकांत ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, ललिता ने उस समय रेलवे विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार का विरोध किया था। उसने देखा था कि कैसे कर्मचारी यात्रियों से लूट करते थे, उन्हें डराकर चुप कराते थे और कभी कभी हत्या तक कर देते थे। उसने विरोध किया, उनकी करतूतों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसी विरोध ने उसकी जान ले ली। इन गुंडों और अधिकारियों ने मिलकर उसे मार डाला। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसे लगा मानो वह खुद ललिता की चीखें सुन रहा हो। उसकी आंखों में वह दृश्य उभर आया जब उसे घसीटकर स्टेशन पर लाया गया था। उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे और उसकी चीखों को किसी ने अनसुना कर दिया। फिर निर्दयता से उसकी जान ले ली गई। आदित्य का सीना फटने लगा। वह अब सिर्फ देख नहीं रहा था,
बल्कि महसूस कर रहा था जैसे वही दर्द उसकी रगों में दौड़ रहा हो। पंडित ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आत्मा का बदला अधूरा है। जब तक सच सामने नहीं आता और उसका न्याय नहीं होता, तब तक यह आत्मा भटकती रहेगी। यात्रियों में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर और सहानुभूति का मिला-जुला भाव था, लेकिन आदित्य की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में बार बार वही चेहरा उभर रहा था। धीरे धीरे आदित्य को लगने लगा कि ललिता सिर्फ उसके सपनों में नहीं है, बल्कि अब उसकी सांसों में घुल चुकी है। वह महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कभी अचानक उसका हाथ खुद ब खुद हवा में उड़ जाता, कभी उसके होंठ अपने आप हिलने लगते और उसमें से कोई और आवाज निकलने लगती। उसकी मां ने डरते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, आदित्य बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? मगर उसकी आंखें अब खाली और ठंडी लग रही थीं। पंडित रमाकांत ने यह सब देखा और तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमें अनुष्ठान करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे आत्मा को शांत किया जा सकता है, वरना यह सबको बर्बाद कर देगी। कुछ यात्री डर गए, कुछ सहमत हुए, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब और विकल्प बचा ही नहीं था। पंडित ने अपना झोला खोला और उसमें से कुछ लाल धागे, हवन की राख और मंत्र लिखे पन्ने निकाले। उन्होंने सबको डिब्बे के बीच में एक घेरा बनाने को कहा। बीच में आदित्य को बैठाया गया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें बार बार लाल चमक रही थीं। अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज भारी थी और हर शब्द हवा में गूंजता हुआ लग रहा था। यात्रियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू किया, मगर तभी अचानक ट्रेन के भीतर अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियों के शीशे जोर जोर से हिलने लगे। बाहर का अंधेरा और गाढ़ा हो गया। डिब्बे के कोनों से औरतों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक ट्रेन की सभी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और कई यात्रियों को चोट पहुंची। बच्चों की चीखें, महिलाओं की सिसकियां और पुरुषों की घबराई आवाजें सब मिलकर डिब्बे को पागलपन से भर रहे थे। पंडित ने मंत्र और तेजी से पढ़ने शुरू किए। उन्होंने आदित्य के सिर पर हाथ रखकर कहा, मजबूत बनो बेटे, इसे अपने भीतर मत आने दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आदित्य का शरीर कांपने लगा। उसकी पीठ झटकों से पीछे की ओर झुक रही थी और उसका मुंह अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक ठंडी, कराहती हुई आवाज गूंजी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं लौट आई हूं। आदित्य की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसके चेहरे पर वही भाव उभर आया जो ललिता का था, दर्द, गुस्सा और बदला। उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही, उसमें ललिता की ठंडी और भयावह गूंज थी। यात्रियों ने चीखते हुए पीछे हटना शुरू किया। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज हो गई कि उनकी आवाज दब गई। चारों ओर बस खिड़कियों से आती चीखें और कांच के टुकड़ों की खनखनाहट थी। और उसी अराजकता के बीच आदित्य अचानक शांत हो गया। उसका चेहरा स्थिर हो गया, उसकी सांसें थम गईं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुली। उनमें इंसानियत नहीं थी, वहां सिर्फ अंधेरा और खून की प्यास थी। ललिता की आत्मा अब पूरी तरह आदित्य के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। आदित्य अब आदित्य नहीं रहा था। उसका चेहरा स्थिर और ठंडा हो गया था। आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थीं और उसकी सांसें किसी और लय में चल रही थीं। जो लड़का कुछ घंटे पहले भय से कांप रहा था, वह अब डिब्बे के बीच खड़ा था और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी मां ने कांपते हुए पास आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आदित्य पुकारा, उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें इंसानियत की झलक तक नहीं थी। पिता सुरेश टूटे हुए स्वर में बोले, ये मेरा बेटा नहीं है, ये कुछ और है। पंडित रमाकांत ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि आत्मा अब पूरी तरह आदित्य पर हावी हो चुकी है। मां फूट फूट कर रोने लगी। रिया डर से चुपचाप एक कोने में छिप गई और तभी आदित्य की जुबान से एक आवाज निकली, ठंडी, भारी और डर से भरी हुई, अब तुम सब मेरे साथ जियोगे, कोई नहीं बचेगा, यह सफर सबका आखिरी सफर है। उसकी आवाज में वही ललिता की गूंज थी, वही कराह और वही बदले की प्यास। यात्रियों के दिलों में सिहरन दौड़ गई। कुछ लोग चीखने लगे,
कुछ दुआएं पढ़ने लगे। पंडित रमाकांत ने कांपते हुए अपनी आखिरी कोशिश शुरू की। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, अपने पास रखे ताबीज और राख आदित्य पर छिड़की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र की आखिरी पंक्तियां बोली, एक जोरदार हवा पूरे डिब्बे में चली। रोशनी बुझ गई और डिब्बे की दीवारों से चीखें टकराने लगीं। खिड़कियों के बाहर काली परछाइयां दौड़ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं ट्रेन को घेर रही हों। पंडित का स्वर दब गया और वह थककर जमीन पर गिर पड़े। ट्रेन अचानक अपने आप चलने लगी। किसी ने इंजन को छुआ तक नहीं, मगर वह तेजी से पटरी पर दौड़ने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर इतनी रफ्तार से कि यात्रियों को संभलना मुश्किल हो गया। लोग घबराकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, मगर बाहर सिर्फ अंधकार था, इतना गहरा कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यात्री चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। किसी ने चेन खींचने की कोशिश की, मगर ट्रेन पर अब किसी इंसान का काबू नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर मौत की ओर ले जा रही हो। बच्चे चीख रहे थे, औरतें सिसक रही थीं, पुरुष बेतहाशा दरवाजों पर मुक्के मार रहे थे, लेकिन सब बेकार था। आदित्य बीच डिब्बे में खड़ा था। उसकी लाल आंखें सब पर घूम रही थीं। उसके चेहरे पर अब वही ललिता का अक्स था, गुस्से, दर्द और बदले से भरा हुआ। रात भर ट्रेन अपनी भयावह रफ्तार से दौड़ती रही। यात्री एक एक करके गायब होते गए। किसी की चीख सुनाई देती और अगले ही पल वह डिब्बे से लापता हो जाता। किसी को पता नहीं चलता कि वे कहां गए। बस खून की गंध और सन्नाटा पीछे रह जाता। आदित्य, या कहें ललिता की आत्मा, हर गायब होने पर और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। सूरज की हल्की किरणें जंगल के ऊपर उभर आईं। ट्रेन अब गांव के पास पहुंच रही थी, लेकिन जब वह स्टेशन पर रुकी तो नजारा इतना डरावना था कि किसी ने सोचा भी न था। पूरा डिब्बा खाली था, सीटें बिखरी पड़ी थीं, सामान इधर उधर फेंका हुआ था और खून के धब्बे जगह जगह फैले हुए थे। लेकिन एक कोना था जहां सब कुछ अजीब तरह से शांत था। वहीं एक बर्थ पर आदित्य बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी ठंडी मुस्कान। औरत की परछाई उसकी शक्ल में पूरी तरह मिल चुकी थी। अब वह आदित्य नहीं, ललिता थी। ट्रेन के बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने डरते डरते डिब्बे में झांका। उन्होंने पूछा, तुम अकेले हो? बाकी सब कहां गए? आदित्य, या कहें ललिता, ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी हंसी उसके होंठों से निकली। वह हंसी इतनी ठंडी थी कि गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। कहानी का जो कथावाचक शुरुआत में यह किस्सा सुना रहा था, दरअसल वही आदित्य था। वही लड़का जो उस रात ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं रही थी। उसमें ललिता की ठंडी खौफनाक गूंज शामिल थी। वह धीमे स्वर में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बदला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। कहा जाता है कि उस रात का राज अब भी पूरी तरह से सामने नहीं आया, और कई लोग मानते हैं कि वहां आज भी एक अदृश्य साया भटकता है, जो किसी नए यात्री को अपना शिकार बनाने का इंतजार करता है। कौन जानता है, अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करें तो कहीं वही परछाई आपको भी न घूर रही हो। अगर यह कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस जगह या किस सच्ची घटना की दास्तान सुनना चाहेंगे। अगर आप भी किसी डरावने अनुभव से गुजरे हैं तो हमें जरूर शेयर करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। और हाँ, अगर आपने अब तक चिलिंग डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली कहानी का खौफ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि डर वही है जो सबके साथ बांटा जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई सिहरन पैदा करने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिए, अंधेरे में हमेशा कोई न कोई छिपा होता है।